हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एस्ट्रोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो मास्टर ऑफ आर्ट्स के अंदर एमपीएस कोर्स के स्टूडेंट्स हैं और वो MPS 002 के सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, यानी मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस के अंदर MPS में वो इंटरनेशनल रिलेशन थ्योरी एंड प्रॉब्लम्स का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। अगर हिंदी में बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध, सिद्धांत और समस्याओं को पढ़ रहे हैं। तो आज की नई वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। इसकी कोड की बात करें तो MPS 002 सब्जेक्ट है और ये जो सब्जेक्ट है आप सभी का एग्जाम जो होगा फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स होते हैं फर्स्ट ईयर के, उन सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। और ये साथ ही साथ वे सभी बच्चे जो अपने बैक का भी एग्जाम दे रहे हैं तो उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। यदि आप सभी अपने एग्जाम जून 2024 में एनरोल होने वाले हैं या फिर आप दिसंबर 2024 के स्टूडेंट्स हैं तो भी ये वीडियो आप सभी के लिए उतनी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये आप सभी के लिए दिसंबर 2023 का जो रिसेंट पेपर भी हुआ है ऑफिशियल पेपर, हम इसी को डिस्कस करने वाले हैं। क्या कुछ क्वेश्चन आए हैं। अगर हम बात करें फर्स्ट ईयर में, अगर आप पहली बार इस क्वेश्चन पेपर को देख रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि 100 मार्क्स का आपका पेपर आता है, जिसमें 3 घंटे का आपको समय दिया जाएगा और आपके पास में जो भी आंसर शीट आएगी उसी आंसर शीट में आपको अपना कंप्लीट आंसर लिखना होगा। उसके अलावा कोई भी सप्लीमेंट आपको नहीं दिया जाएगा, जैसा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के और सोल के बच्चों को एक्स्ट्रा मिलता है। इग्नू के अंदर किसी को भी नहीं मिलता। जो इग्नू के पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको ये बात पता होगी। सबसे बड़ी बात, अगर आप देखेंगे तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो 10 क्वेश्चन आएंगे, इसमें से आपको 5 करने होंगे। ऐसा लिखा होता है कोई भी 5 कर सकते हो, लेकिन इसके लिए एक आपके लिए बंदिश ये होती है कि आपको 1 से लेकर आपको टोटल क्वेश्चन गए हैं कि 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और इन 10 क्वेश्चन के अंदर आप सभी को 2 यूनिट्स में या 2 सेक्शन में बांट दिया जाता है। पहले सेक्शन से 2 क्वेश्चन करना कंपलसरी है, दूसरे सेक्शन से भी 2 क्वेश्चन करना कंपलसरी है। इसके बाद में लास्ट जो आपका 5वां क्वेश्चन होगा आप वो कहीं से भी कर सकते हो, ये आप सभी को याद रखना है। इसके साथ साथ नीचे अगर आप देखोगे तो आपका पेपर 2 भाषाओं में आएगा, एक इंग्लिश भाषा में और एक हिंदी भाषा में। आपको जो क्वेश्चन हिंदी भाषा में समझना है, कई बार मिसप्रिंट भी होता है या प्रिंटिंग की मिस्टेक होती है, तो आप इंग्लिश को ही प्रेफर करेंगे और इंग्लिश को ही देखेंगे। सभी इस चीज़ को ध्यान दें। तो ये 2 भाषाओं में आपको मिलेगा इस तरीके से पेपर। यहाँ पर आप लोगों के लिए जो बातें इंग्लिश में पहले दिखाई गई है वही सारी बातें यहाँ पर हिंदी में आप लोगों के लिए लिखी हुई है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जिसमें आपसे ये पूछा गया है वही अंतर्राष्ट्रीय संबंध को समझने में राज्य की जो नारीवादी दृष्टिकोण है, बेसिकली इसमें आपको जे एन टिग्नर के विचार आपको बताना है, आपको याद रखना है। जे एन टिग्नर के विचार इस वाले क्वेश्चन के अंदर, इनके विचारों की प्रासंगिकता और उसका आलोचना बताना है। तो ये क्वेश्चन मैंने आप सभी को पूरा कंप्लीट करा रखा है। साथ ही साथ में कई बार इसकी आलोचना, जैसे यहाँ पर आलोचना पूछी गई है, आलोचना का मतलब क्या है, यहाँ पर आपको इसका अच्छा या सच या फिर जो रियल बात है वो बताते बताते इसके मेरिट और डिमेरिट दोनों आप लोगों को इसके अंदर बताने। तो याद रखना है, जब आलोचना की बात करें तो वो क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों के लिए करा रखा है। अगर इसकी आलोचना की बात नहीं करता तो उसके अलावा भी मैंने आप लोगों को क्वेश्चन करा रखा है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप प्लेलिस्ट के थ्रू पूरी की पूरी वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आता है, आप इसको करके जाएंगे। आपको बताना है कि अल्प विकास विकास से किस प्रकार भिन्न है। आपको पता है विकास क्या होता है, जब मनुष्य के विकल्पों में वृद्धि होती है तो वो विकास कहलाता है। और अल्प विकास का मतलब क्या है कि ऐसा विकास जो बहुत ही कम या बहुत ही थोड़ा मात्रा में हुआ है, वो अल्प विकास कहलाता है। इसमें बताना है कि अल्प विकास विकास से कैसे भिन्न है। तो जहाँ विकास होगा वह तकनीकी संसाधन बढ़ जाते हैं, वहां पर जो है लोगों की प्रति व्यक्ति आय बढ़ जाती है। और वही अल्प विकास जहां पर होगा वो इससे बिल्कुल अपोजिट होगा या इससे बहुत ही ज्यादा स्लो होगा, आप ये भी कह सकते हो। तो याद रखना है अल्प विकास के कौन कौन से सिद्धांत हैं, इस सभी की आपको चर्चा करनी है। तो जब मैंने आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की जो मार्क्सवादी दृष्टिकोण है, जब डिपेंडेंसी थ्योरी पढ़ाई गई थी तो उसमें आप लोगों को अल्प विकास के बारे में बताया गया है। आपने डिपेंडेंसी थ्योरी अगर नहीं पढ़ी है तो आप उसको पढ़ लीजिए, वो भी एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, वो भी हमने आप लोगों को पढ़ा। ये क्वेश्चन अगला ये भी इंपॉर्टेंट है, देखो लिखा हुआ है
विश्व पर्यावरण संकट में उत्तर और दक्षिण जांच कीजिए। आपने छोटी क्लास में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा जिसमें आपने देखा होगा सांझी संपदा परंतु जिम्मेदारी अलग अलग। तो ये कुछ इसी प्रकार का क्वेश्चन है। इसमें बताया गया है कि जो विश्व है अगर हम देखें तो वो पृथ्वी को दो भागों में बांटा जा सकता है। तो उत्तर ऊपर की तरफ है ये उत्तरी ध्रुव के देश कहलाते हैं, यानी उत्तरी गोलार्ध के देश कहलाते हैं। और जो नीचे की तरफ है ये आप सभी के दक्षिणी गोलार्ध के देश कहलाते हैं। तो जो उत्तरी गोलार्ध के देश है ये अधिकतर कैसे देश है, विकसित देश है, या फिर आप कह सकते हो कि ये पश्चिमी देश है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो ये ऐसे देश हैं जो विकासशील देश है, विकासशील देश है या फिर अल्प विकसित है, जिनका विकास नहीं हुआ है, हम ये कह सकते हैं। विकसित देशों ने अपनी इंडस्ट्रियलाइजेशन काफी लंबे समय से किया है और जिसकी वजह से उन्होंने पर्यावरण को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा। और जो विकासशील देश है उनका कहना है जैसे भारत जैसे देश वो 1947 को आज़ाद हुए, या 1900 आप कह सकते हो 50 के दशक के आसपास, या तो पहले या फिर बाद में वो आज़ाद हुए। तो जो देश 1950 के दशक के आसपास आज़ाद हुए हैं उन्होंने पर्यावरण को इतना ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया है। और जिस व्यक्ति ने पर्यावरण को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया है इस वजह से वो कहते हैं कि पर्यावरण को सुरक्षा देने में उनकी भूमिका भी कम होनी चाहिए। ऐसे लोग जिन्होंने पर्यावरण को ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है तो उन लोगों की भूमिका ज़्यादा होनी चाहिए पर्यावरण को बचाने में। तो यहाँ पर आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर सिंपली आपको उत्तर और दक्षिण विभाजन के बारे में बताया गया है। इसके अंदर पूछा गया आपसे, आपको यही बताना है कि विश्व में ऐसे देश जो उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं यानी विकसित देश हैं, जैसे अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, या फिर ब्रिटेन हो गए, स्पेन हो गया, ऐसे देश जो विकसित देश हैं उन्होंने पर्यावरण को ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। इसीलिए पर्यावरण को सुरक्षा करने की जो जिम्मेदारी है ऐसे देशों की ज़्यादा बनती है। वहीं जो विकासशील देश हैं भारत, चीन या अन्य ब्राज़ील हो गए, ऐसे विकासशील देश जो अपना विकास गतिमान कर ही रहे हैं, तो ऐसे देशों को क्या मिलनी चाहिए, छूट मिलनी चाहिए। आपको ये याद रखना है। चलो क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षेत्रीय सहयोग के लिए एशियाई अफ्रीकी दृष्टिकोण की व्याख्या की। भाई क्षेत्रीय सहयोग क्या होता है, जब दो देशों के बीच में संसाधनों की भिन्नता होती है। जैसे हमारे यहाँ पर फैक्ट्री है लेकिन संसाधन नहीं है, तो हम क्या करते हैं किसी ऐसे देश से अपने संबंध स्थापित करते हैं जहाँ पर कच्चा माल आसानी से उपलब्ध हो जाता है। तो ऐसे ही अगर हम विश्व में देखें तो अफ्रीका और साथ ही साथ एशिया महाद्वीप पे ऐसे बहुत सारे देश हैं जहाँ पर विकास बहुत कम हुआ है। और विकास कम होने की वजह से उनके पास संसाधन है, तो विकसित देशों से उनके संबंध अच्छे बनाए गए। जैसे भारत के अंदर भारत गुलाम क्यों बना, क्योंकि भारत में संसाधन बहुत थे लेकिन तकनीकें नहीं थी। तो ब्रिटेन से हमारे अच्छे संबंध स्थापित हुए और धीरे धीरे उन्होंने इसे कब्जा कर लिया। आज भी जैसे हम देखते हैं कि बहुत सारे देश ऐसे हैं जो गल्फ कंट्रीज है, जो आपकी अरब कंट्रीज है, मुस्लिम कंट्रीज है, जहाँ पर तेल निकाला जाता है उन देशों में बहुत सारे संसाधन पर उनके पास तकनीकें नहीं है। तो ऐसे में क्या हो रहा है कि ये जिन देशों के पास तकनीकें नहीं है वो सहयोग ऐसे देशों से सहयोग प्राप्त करती है जहाँ पर तकनीकी की व्यवस्था अच्छी है, या फिर जिन देशों के पास में संसाधन जो है वो कम है लेकिन तकनीकी ज़्यादा है, ऐसे देशों से। या फिर ऐसे भी कह सकते हो कि कई बार जैसे भारत है, आप देखते हो भारत से बहुत से लोग हैं वो विदेश काम करने के लिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर सस्ते लेबर की कमी है। भारत से बहुत सारे ऐसे लेबर है जो वहाँ सस्ती दरों पे जाकर काम करते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से अफ्रीका के और एशिया के बहुत सारे देश ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक दूसरे से सहयोग प्राप्त करते हैं। तो ये यहाँ पर मैं कंप्लीट आपको क्वेश्चन तो समझा नहीं पाऊंगा, लेकिन यहाँ पर मीनिंग आपको मैं क्लियर करा रहा हूँ ताकि आप लोगों को एग्जाम के लिए कैसे क्वेश्चन आपके आते हैं। ये क्वेश्चन ठीक ठाक आया था, मतलब कह सकते हैं कि जिसमें बच्चों को अच्छी खासी दिक्कत हुई थी। तो आसान पेपर नहीं है। अभी आपने देखा है कि इसमें काफ़ी कुछ बना बना के लिखना, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो ही हो पाएगा ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें आपसे पूछा गया अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए शीत युद्ध के बाद कौन कौन सी चुनौतियां हैं। तो शीत युद्ध के बाद में कई सारी चुनौतियां हैं, जैसे एक पर्यावरण एक चुनौती, एक एक करके सारी चुनौती लिखूंगा। इसके बाद में निर्धनता एक चुनौती है, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद ये एक चुनौती है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। इसके अलावा अगर हम देखें महामारियां, ये भी क्या है, एक चुनौती है। अलगाववाद, क्षेत्रीय अलगाव, ये सारे के सारे पॉइंट आपको याद रखना है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए और सुरक्षा के लिए चुनौती है। जैसे पर्यावरण है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सुरक्षा का एक कंसर्न है,
कि विश्व में आज देख रहे हो आप ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है विश्व का तापमान जो है बढ़ता जा रहा है। इससे हमारे जो स्टोर वाटर ग्लेशियर्स हैं वो पिघल रहे हैं। तो ये चुनौती देखो, जो सूर्य से आने वाली अल्ट्रा वाइट रेज है वो धरती पे पहुंच रही है। क्यों पहुंच रही है? क्योंकि ओजोन परत में छिद्र हो रहा है। बहुत सारे जो वन है उसकी कटाई हो रही है। तो पर्यावरण हमारी एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति और सुरक्षा के लिए एक कंसर्न बन चुका है। वैश्विक निर्धनता में यह है कि बहुत सारे देश ऐसे हैं जो बहुत ही ज्यादा गरीब हो चुके हैं। इतने गरीब हो चुके हैं कि वहाँ की सरकार जो है वो अपनी जनता के लिए जो है वो जरूरतों की चीजें जो है वो पूर्ति नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से वहां पर इतने ज्यादा महंगाई बढ़ रही है। जैसे पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका का आपने एग्जाम्पल देखा कि जो रोजमर्रा में हमारी इस्तेमाल करने वाली चीजें हैं उनकी कीमत भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और अंत में ऐसा क्या होगा? फिर लूटपाट होने लगती है ऐसी जगहों पर, तो कानून व्यवस्था ठीक से काम नहीं करती, लोग आपस में लड़ने झगड़ने लगते हैं, सिविल वॉर होनी शुरू हो जाती है। और निर्धनता भी हमारे लिए एक चुनौती। वहाँ की सरकार अपने नागरिकों के लिए स्वास्थ्य की, शिक्षा की, कानून की, इन सब व्यवस्थाओं को नहीं कर पाती है। ये याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद भी एक सुरक्षा और शांति का एक बहुत बड़ा खतरा माना जाता है। और आतंकवाद जिस देश में इसको पनाह मिली है उस देश के अंदर भी लोगों को समस्याएं आतंकवाद से देखी रही है। आतंकवाद भी एक बड़ी समस्या है, हम देखते हैं, क्योंकि आतंकवाद कहीं पर भी अपने हमले कर देते हैं। बेसिकली इनका उद्देश्य क्या होता है? इनका उद्देश्य ये होता है कि ये अपनी जो बातें हैं वो मनमाने ढंग से लोगों से मनवा ले, सरकार से मनवा ले, ऐसा हो जाए। महामारियां, कोविड-19 आपने देखा, कोविड-19 के टाइम पे आप सभी ने देखा कि विश्व में आजकल महामारियां अलग-अलग तरीके की बीमारियां, जैसे एड्स हो गया, इसके अलावा आपका कोविड-19 हो गया। कोविड-19 तो आपने खैर ऑब्जर्व कर रखा है, लेकिन एड्स के बारे में आपको बताता हूँ। इसे क्या होता है? ये इम्यूनो जो है डेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है। इसमें होता क्या है कि आपकी सोचने की क्षमता जो है बिल्कुल खत्म हो। अगर आपको एड्स होता है तो इसका लक्षण अगर आपको आज हुआ है तो उसका उसका जो, जैसे फॉर एग्जांपल आपके अंदर कोई वायरस चला जाता है तो इसका जो आपको असर है वो 5 साल बाद दिखेगा। तो जब तक बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुके होंगे या फिर हम बहुत ज़्यादा कमज़ोर ना कहें तो हमारी सोचने समझने की क्षमता खत्म हो चुकी होगी और इसका फिर इलाज नहीं हो पाता। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि हमारी अभी आजकल विश्व स्तर पर शांति और सुरक्षा को चुनौती दे रही है अलगाववाद। बहुत सारे देश ऐसे हैं जो ऐसा कर रहे हैं। कई देशों में आतंकवादी हमले करवा देते हैं, कई देशों में आपस में लोगों को लड़वा देते हैं और उससे वहां पर अलगाववाद शुरू हो जाता है। कई बार सरकार द्वारा उनकी मांगों को अनदेखा किया जाता है, इसकी वजह से भी वहाँ के लोग अलगाववादी आंदोलन। भारत जैसे देश के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो विदेश में रहते हैं, लोगों को पैसे देते हैं और कहते हैं आप आंदोलन करो, हम आपको पैसे देंगे। तो बहुत सारे लोग इसलिए आंदोलन भी करते हैं। हालांकि मैं यहाँ पर किसी का फेवर नहीं कर रहा हूँ और किसी का अपोज भी नहीं कर रहा हूँ, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ आपको बस। ऐसा भी देखने को मिलता है और केवल भारत में नहीं, ऐसा आप ये क्वेश्चन आसानी से कर सकते थे। इसके बाद में नेक्स्ट है आप सभी के सामने, हस्तक्षेप से आप क्या समझते हो? इंटरफेरेंस क्या होता है और इसकी कौन-कौन सी 3 अलग-अलग किस्में हैं, ये बताना। ये नया क्वेश्चन है, मैंने आपको नहीं कराया अभी। सीमा पार आतंकवाद क्या है? ये बिल्कुल एक्सप्लेन करवा रखा है डिटेल से, इम्पोर्टेंट, ये पेपर में आता भी है। क्वेश्चन को करेंगे, उदाहरण सहित बताना है, बता रखा है आतंकवाद के बारे में, उसको देख सकते हैं। विश्व की शक्ति के रूप में आपका यूएस इस प्रकार से, यूएस अमेरिका जो है आज वर्तमान समय में विश्व की एक शक्ति के रूप में कैसे है उसको बताना है। अमेरिका का डॉलर पूरे विश्व में चलता है। अमेरिका की अर्थव्यवस्था विश्व में नंबर 1 अर्थव्यवस्था है। अमेरिका अपने डिफेंस पे, अपने रक्षा पर इतना खर्च करता है जितना उसके नीचे 12 देश मिलके भी खर्च नहीं करते। अमेरिका की जो 5-6 सैनिक कमान है, सारी की सारी सैनिक कमान आप इसके अंदर लिख लोगे। अमेरिका का कल्चरल लैंग्वेज ये पूरे वर्ल्ड में फेमस है, आप सभी को याद रखना है। आप ऐसे लिख सकते हो, आप अमेरिका के नासा के बारे में बता सकते हो, अमेरिका के हथियारों के बारे में बता सकते हो, ये भी आपको याद रखना है। डायस्पोरा क्या है? ये मैंने आप लोगों को करा रखा है, इसका क्या अर्थ है और पार-राष्ट्रीय आंदोलन को कैसे बढ़ावा मिला, क्वेश्चन करा रखा है। आप वहाँ पर से इसको कंप्लीट करेंगे। लास्ट क्वेश्चन ये भी मैंने आप लोगों को करा रखा है, निर्जातीय, ये पेपर में बहुत बार आता है। जितने क्वेश्चन क्या है कि मैंने इंपॉर्टेंट लिखा है, पेपर में बहुत बार पूछे गए। निर्जातीय शब्द से आप क्या समझते हैं? ये करा रखा है। शीत युद्ध के बाद में निर्जातीय आंदोलन में क्यों वृद्धि हो रही है? तो अभी इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल ये है कि विदेशों द्वारा, विदेशों में क्या किया जा रहा है, भाई फंडिंग की जा रही है विदेशों से आपके देशों में और देशों में, और वहाँ पर पर्टिकुलर किसी एक जाति को भड़काया जाता है ताकि वहाँ पर अस्थिरता पैदा की जा सके, सरकार के खिलाफ लोगों को भड़काया जा सके और
उसके भड़काने से क्या हो सकता है, वहाँ पर लोग आपस में लड़ने लगते हैं और निर्जातीय आंदोलन जो है वो धीरे-धीरे स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा पेपर था, जो कि किस सब्जेक्ट का था, आप सभी का MPS 002। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक कर दीजिए फटाफट। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे साथ शुरू नहीं किया है, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ये आपकी स्क्रीन पर हो रहा है। इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप्स पे आप हमसे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे के सारे लिंक दिए गए, ज्वाइन हो सकते हो। इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो। बाकी मिलते हैं हम आपसे भी से अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय